ईसा मसीह हुए। तो अगर कोई मान रहा है इनकी पूजा करो इनकी पूजा करो, तुम्हारे में कोई आगे कहा जाए कहते हैं हम भगवान के पुत्र हैं, तो फिर जो वो लोग मानने वाले थे उन्होंने कहा कि उन्हें ये पसंद नहीं है कि कोई एक आके क्लेम करे कि हम भगवान के बेटे हैं, तुम लोग है उसके लिए आए। तो जीसस क्राइस्ट को उन्होंने मार डाला। लेकिन वो तो एक अलग बात है कि कुछ लोगों ने मारा था। अगर कुछ लोगों का बदला तुम आगे 1000 साल बाद सबको कहोगे अब तो सबको मरना होगा क्योंकि कुछ लोगों ने वहां राजा ने बोला था तो मार दिया, तो क्या ये जस्टिफाइड है? 1000 साल पहले कभी किसी ने मार दिया होगा, तो क्या तुम आज सारे ज्यूस को जितने भी मार डालोगे? हिटलर ने यही किया। इसने क्या किया बोलो? 60 लाख यहूदी लोगों को मार दिया। सो दैट हियर हैज बीन शोन कि हिटलर कौन था। ओके, की कहानी पढ़ने जा रहे हैं। हिटलर की बात समझ आइए। जर्मनी का एक लीडर था और ये एक मिलिट्री डिक्टेटर था, मिलिट्री तानाशाह। ओके, नाउ सबसे पहले चेक करिए कि नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। After the defeat of Imperial Germany at the end of First World War, so at the end of First World War, WW1, जब WW1 खत्म हुआ तो आपको पता होना चाहिए कि उस समय बहुत सारे देश लड़ रहे थे आपस में, और उनमें एक ये देखो ये अफ्रीका हो गया, तो यहाँ पर जर्मनी है। दिस इज जर्मनी। ओके, तो जर्मनी उस समय लड़ रहा था किसके किसके साथ? Who were the countries with allied nations and Axis powers in First World War? देखिए, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, रशिया, ये these are the allies, और इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और टर्की। जर्मनी ये ऑस्ट्रिया हंगरी है, हैब्सबर्ग एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी, और साथ में इधर पर टर्की। These three nations, ये तीनों नेशंस कौन कौन से थे? ये धुरी शक्तियां थी। एक्सिस पावर का मतलब सारे पूरा विश्व इन्हीं के खिलाफ लड़ रहा था। कौन कौन से देश थे बोलो? एक्सिस पावर का क्या मतलब होता है? एक्सिस पावर, धुरी शक्तियां, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और टर्की। तो ये तीन देश कौन कौन से थे? 1, 2 और 3। ठीक है, आजकल हंगरी अलग हो चुका है, एक अलग देश है, लेकिन ये तीनों एक साथ है। छोटी सी केस थी कि इसने क्या किया था, एक छोटे से यहाँ पर साम्राज्य था सर्बिया, तो सर्बिया पर इसने क्या किया था? कब्जा कर रखा था। कब्जा कर रखा था। इसके जो डायनेस्टी रूलर्स के बेटे बेटी शादी करके यहाँ रिक्शे में, ओपन रिक्शे में बैठ के गए थे, तो यहाँ के लोगों ने उनको गोली मार दी। That is who was shot dead? That is Austrian Hungarian, जो वहाँ का प्रिंस था, he was shot dead। और ये देखिए, और दूसरी तरफ बाकी सारे नेशंस थे, ग्रेट ब्रिटेन, रशिया, इटली, जापान। जापान भी इनकी तरफ था। देखो, प्रिंस शॉट डेड इन सर्बिया, इसकी फोटो देखो। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रीजन है, इसको चेक करो। तो यहाँ क्या दिखाया जा रहा है कि जिस समय ये लोग वहाँ पर गए थे सैर करने की, भाई और रानी तुमको दिखाएं हमने एक नया राज्य जीता हुआ है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, नीचे बंदूक लिए खड़े हैं और इन्होंने इनको शॉट डेड कर दिया। तो जब शॉट डेड कर दिया तो क्या हुआ? ये देखिए, शॉट डेड दिखाया जा रहा है। तो ये प्रिंस मारा गया, ये हैब्सबर्ग एम्पायर का था। तो अब इन्होंने क्या किया? सर्बिया पर अटैक कर दिया। सर्बिया की मदद के लिए कौन आया? यहाँ रशिया है, तो रशिया आया कि ऐसे कैसे तुम किसी पे अटैक कर रहे हो। सर्बिया पर इन्होंने बहुत ज़्यादा बमबारी शुरू कर दी हर तरीके से, उन्हीं के अंडर में था।
लेकिन ऐसा नहीं होता कोई राजा की यहाँ के लोगों की इतनी हिम्मत हो गई। हर जगह रिबेल ग्रुप होते हैं, रिबेल ग्रुप लड़ते रहते हैं। जैसे कश्मीर में कुछ लोग वहाँ पर लड़ते होंगे आज़ाद कश्मीर के लिए, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि वो सभी लोग हैं, कुछ लोग होते हैं। तो अब जब इन्होंने किया तो सर्बिया ने इसकी मदद की। इधर से किसने मदद की? इंग्लैंड, जिसको कि ब्रिटेन कह सकते हैं। और इसके अलावा ये इटली है, इटली ने मदद की। फ्रांस, ये फ्रांस है, फ्रांस ने मदद की। तो ये यूएसए भी है, तो यहाँ पर बाद में यूएसए था, तो यूएसए ने भी आके इसकी मदद की। तो यूएसए, ये यूएसए, यूएसए ने भी मदद की। और उधर से एक कंट्री था जापान, तो जापान ने भी इसकी मदद की है, जापान। और दिस इज, बाकी तो वर्ल्ड है, ऐसे बना सकते हैं, ये जापान है। तो जापान, तो हम क्या कर सकते हैं, ये सारे एक्सिस पावर थी। और एक होते हैं ये धुरी शक्तियां, इनका क्या नाम है? धुरी शक्तियां। ऐसा नहीं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि किसी भी व्हील में एक एक्सिस होता है, सभी का फोकस यही होता है, इसे हराना है, इसे हराना है। तो सेंटर में होता है क्या, उसे एक्सिस कहते हैं, इसी पे सारा पहिया घूमता रहता है। तो ये इनको आप कह सकते हो एक्सिस पावर। न पसंद आए तो कह दो सेंट्रल पावर, न पसंद आए तो मतलब जैसे आपको धुरी शक्तियां कह सकते हैं, इनको एक्सिस पावर का। और दूसरा होता है सहयोगी शक्तियां, जिनको कहते हैं एलाइड नेशन, जो मिलके इनको हराते हैं। इन तीनों, ये तीनों ने आपस में समझौता कर लिया था, ये और ये और ये तीनों देश क्या हुए, एक साथ हो गए, ठीक है। और साथ में सेंट्रल पावर, सेंट्रल पावर में कौन कौन था बोलो? फ्रांस, रशिया, एलाइड पावर, एलाइड सेंट्रल पावर तो यही है। एलाइड पावर में कौन कौन था बोलो? एलाइड पावर में फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, इंग्लैंड, और साथ में एक और रख लो यूएसए। बाकी और लोग भी थे, तो इतने ही रखो, और भी थे थोड़े थोड़े समय के लिए, लेकिन ये मुख्य लोग, ठीक है। अंत में हाँ सर, रशिया ने फिर वर्ल्ड वॉर 1 से अपना विड्रॉ कर लिया था ना। भाई आपको ये समझना चाहिए, इसी के समय में जो पिछला चैप्टर पढ़ लिया है 1917, ये वर्ल्ड वॉर कब चला था बोलो? 1914 से 1918 चला था। तो 1917 में रशिया चला गया था, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ था कि बोल्शेविक्स ने अपना वो किया था कि हम वर्ल्ड वॉर से हट जाएंगे। वो हट गए, लेकिन तभी यूएसए आ गया। इसकी एंट्री 1917 में। 1917 में क्या हुआ, समझो इस बात को। 1917 में यहाँ पर अटलांटिक ओशन में इसने एक 1200 लोगों का ब्रिटेन को जहाज ले जाने वाला शिप था, उस पर हमला कर दिया। उसमें 120 यूएसए के नागरिक। तो अब यूएसए लोगों ने कहा कि वहाँ के, अभी मैं बताता हूँ नाम कौन था, तो अपने राष्ट्रपति से कहा तुम भी लड़ो। तो वहाँ कौन था? रूजवेल्ट ना, हाँ रूजवेल्ट थे। बोला नहीं युद्ध मत करो। रूजवेल्ट क्या बोलते रहे, 3 साल बसते रहे, युद्ध में बहुत नुकसान होता है, तुम देख चुके हो कि हम लोग कैसे फ्रांस ने हमारी मदद की है कॉलोनियल में आज़ाद होने में, बहुत नुकसान होता है, हम नहीं पढ़ेंगे, हम अपना विकास करते रहें। लेकिन जब इनके 120 नागरिक इसने यहाँ पर मार दिए अटलांटिक ओशन में, फिर इनको मजबूरी में फिर भी ये बोले ठीक है अनाउंस करते हैं। लेकिन ये बहुत बदमाश आदमी था जर्मनी, इसने यहाँ पर मैक्सिको से बोला चलो एक चिट्ठी भेजी, हम और तुम मिल जाएं और यूएसए को नस्ते नाबूद कर दें, वी विल एनिहिलेट यूएसए। फिर रूजवेल्ट की आँख चढ़ गई, फिर उन्होंने बोला नहीं अब तो इस पर हमला करना पड़ेगा। तो वो फाउल इंटेंशन, एक तो बचा रहा था, तो अल्टीमेटली उन्होंने जर्मनी पे हमला किया। लेकिन तुमको ये पता चलना चाहिए कि उस समय वहाँ पर कैसर विलियम सेकंड उसका शासन था, ये राजा ये कर रहा था। उस समय भी मोनार्की चल रही थी, 1917 में क्या चल रही थी? मोनार्की। तो अब हम लोग ये जानते हैं उस समय किसका राजा था, शासन था बोलो? कैसर विल्हेम टू। उस समय ये तो एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 क्या हुआ बताओ? एक्सिस पावर लॉस्ट, एक्सिस पावर खा गई ना, एंड जर्मनी वाज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वन। जबकि जर्मनी का कोई लेना देना नहीं, इन लोगों के बीच एक संधि हुई थी कि हम में से कोई पर भी किसी पर कोई आक्रमण करेगा, इन्होंने इस पर किया, रशिया ने फिर इस पर आक्रमण कर दिया रिटेलिएट करते हुए। तो इनमें एक संधि हुई थी कि हम में से कोई किसी पर भी कोई आक्रमण करेगा तो ये माना जाएगा हम पर आक्रमण।
हम उस पर आक्रमण कर दें, जबकि जर्मनी का कोई लेना देना नहीं था। क्यों जर्मनी कूदा? क्योंकि एक ट्रीटी साइन कर रखी थी ना। तो अब इसने इस पे मारा तो इसने इसको मार दिया। इनके बीच में भी एक टू वे ट्रीटी थी, आपस में एक ट्रीटी हो रखी थी, इस वजह से ये कूदा, ऐसे ही ये भी कूद गया। इनके बीच गुप्त संधियां हो रखी थी यूरोप में, पहले आपस में लोग संधि कर लेते थे। रशिया और सर्बिया ने भी कर रखी थी। सर्बिया इन्हीं के अंडर में था, लेकिन अब चूंकि वहां के जो रिबेल ग्रुप थे, रिबेल ग्रुप ने क्या किया, रिबेल ग्रुप ने इनके उसको प्रिंस को मार डाला। तो ये रिबेल ग्रुप पे बम्बार्डमेंट करने लगे। जैसे तुम सोचो कि इजराइल और फिलिस्तीन का वार चल रहा है, फिलिस्तीन में एक रिबेल ग्रुप आ गया हमास। अब हमास ओपनली वार करने लगा, तो अब इजराइल उस पर बम्बार्ड करेगा कि नहीं? वो आके चुपचाप कहीं बैठ के बड़ा सा बंकर बना लिया। तो लोग सोचा अरे ये तो फिलिस्तीन पे मार रहा है, ऐसा टाइप माना। तो ये लोग कुछ वहाँ के जो रिबेल्स थे ना, आतंकवादी लोग या उग्रवादी लोग, या जो अपने देश को वो करना चाहते हैं, रिवोल्यूशनिस्ट समझ, उन पे जब बम्बार्ड किया तो जस्ट एक तरीके से उनको सुरक्षा देने के लिए। बात समझ में आ गई? तो वर्ल्ड वॉर एंड पे क्या हुआ बताइए? वर्ल्ड वॉर एंड, किंग कैसर विलियम टू, किंग कहाँ का कैसर? कैसर विल्हेम टू ऑफ जर्मनी, ये कहाँ भाग गया बताओ? फ्लेड टू हॉलैंड। ये हॉलैंड चला गया। हॉलैंड यूरोप में देखना पड़ेगा, मैं देख के बताता हूँ। ओके, तुम्हारी बुक में देखा, नेदरलैंड के पास है ना, क्यूसी की राजधानी है। बताओ, हॉलैंड इज द कैपिटल ऑफ Amsterdam is the capital of the Netherlands. नेदरलैंड, ये नेदरलैंड, तो ये चला गया नेदरलैंड में, यहाँ पे हॉलैंड, सही है। तो इट फ्लेड टू हॉलैंड। सो इसके बाद क्या हुआ? नाउ जब वो भाग गया, एक्सिस पावर क्या हुई बोलो? एक्सिस पावर लॉस्ट इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुई? हार गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब वहां की जो पार्टियां थी, पार्लियामेंट्री पार्टी, द इलेक्शंस, वहां पर क्या हुआ बताइए? दैट इज कास्टिंग ऑफ वोट्स वर डन इन जर्मनी। फिर से वोटिंग हुई। जब राजा ही भाग जाएगा तो क्या होगा? नाउ वोटिंग इज डन। कहाँ पे वोटिंग की गई? वोटिंग वॉज कैरीड आउट। ऐसा कब हुआ बोलो? ऐसा जो भी हुआ है ये 1918 के बाद हुआ। 1919 समझो शुरू में जनवरी में हुआ। अभी नवंबर तक आते आते वहाँ नई सरकार बनी। 18 में हार गए तो वो भाग गया। तो उसके बाद अब नवंबर तक तो ये युद्ध ही चला है। फिर भागने के बीच और पोल होने के बीच 2-3 महीने लगेंगे कि नहीं? तो जनवरी में पोल हुए। नया एक वहाँ पर बॉडी बनी, इलेक्टेड बॉडी, जिसका नाम वीमर रिपब्लिक था या वाइमर रिपब्लिक। कौन रिपब्लिक बना? जैसे नेशनल असेंबली फ्रांस में बनी थी ना, वैसे वहाँ क्या बना? वाइमर रिपब्लिक। अब जब बन गया तो इन लोगों ने बोला भाई हम तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, आओ अब तुम आ गए, तुम ही यहाँ के प्रधान हो, चलो संधि करो। बोले हाँ ठीक है संधि करें। अब तो राजा बने। बोले सुनो वाइमर रिपब्लिक, ये जितना सब युद्ध हुआ तुम्ही ने करवाया है। वाइमर रिपब्लिक तो देख रहा है कि हमने क्या करवाया, हम तो बीच में आए, जैसे हम आए वैसे तुम आए, हम भी बीच में आए, तुम भी तो बीच ही में आए। All these countries held responsible for First World War to Germany. बोले Germany, you are the responsible. So whatever bombarding you have done, the buildings you have collapsed, all money you will give, and you will also give money for those bombs which I have dropped on you. हमने जो बम मारे उन बम का भी खर्चा दो, अब तुमने जो बम मारे हमारे जो बिल्डिंग नष्ट हुई उनका भी खर्चा दो। क्यों? क्योंकि वे हमारे बम बचे रहते अगर तुम लड़ाई न करती। हमारे बम खर्च हो गए, उनका पैसा, पूरा पैसा लिया। दोनों पक्षों का सारा पैसा किससे लिया गया? वाइमर रिपब्लिक से, जो भी अभी बन के आई थी। उसको मालूम नहीं पहली नेशनल असेंबली है, जहाँ राजा का शासन हो वहाँ पहले लोगों को 4 लोगों को बुला के बैठा दो,
और उनसे बोलो तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो। अच्छा, इन्होंने कहा जर्मनी तुम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए, तुम्हारा इतना हिस्सा यहाँ से ले रहे हैं, ये पोलैंड को दे दिया। किसको दे दिया? अच्छा, इतना हिस्सा जो यहाँ का था राइनलैंड दे दिया फ्रांस को। बोले फ्रांस तुम इस पे मजे लो, यहाँ की 75% कोयला 15 साल तक निकालो और 75% लोहा, 25% कोयला लेते रहो। Most of the 17% of its territory was annexed from its boundary। इससे बोला गया तुम्हें डिमिलिटराइजेशन करना है, 1 लाख से ज़्यादा आर्मी नहीं रखो। 24 लाख थी, उसको टर्मिनेट करके कितना कर दिया? 1 लाख कर दिया। एंड वॉट एवर वॉर रिपेरेशंस वर इम्पोज्ड ऑन वाइवर रिपब्लिक, बोला तुमको 90 साल तक वॉर रिपेरेशन देना। युद्ध क्षति, वॉर रिपेरेशन का क्या मतलब होता है? भाई जितना युद्ध का नुकसान हुआ है, अगर आज रशिया पीछे हट जाए युद्ध से तो उसको युद्ध क्षति देनी पड़ेगी। कोई देश पीछे नहीं हटता वार के बाद, क्योंकि जो पीछे हटेगा सब देश उसी पे पड़े। तुम हटे हो पीछे, तुम हार गए, अब चलो दो युद्ध चलो। जो युद्ध में गिरते हैं ना, पीछे जो हट गया समझो सारे देश उसी पे टूट पड़ते हैं, जैसे भेड़िया नहीं टूट पड़ता मीट पर, उससे पैसा नहीं जाता। तो इनसे कहा गया क्या? 90 साल तक वार रिपेरेशन दोगे और तुम ही युद्ध के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो इट वॉज फेल्ट बाय द जर्मनी, यहाँ के लोगों ने इसे अपमानजनक माना और वाइवर रिपब्लिक को ही इसके लिए दोषी माना। बोला वाइवर रिपब्लिक तुम कैसे सरकार बने और तुमने क्यों मान लिया उनकी सब बेकार की संधियाँ? इससे फ्रांस के लोगों का अपमान हुआ। बोलो बात समझ आई? तो वोटिंग वॉज कैरीड आउट। अब देखिए नाउ, एंड वाइमर रिपब्लिक as first parliament party came in power in Germany। जो जर्मनी लिख रहा हूँ मैं, महीना नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप समझिए 1919 का मिड है, तब तक ये बन गई। और फिर अब इसने जो वर्ल्ड वॉर का पैक्ट साइन किया, इसको कहते हैं चलो, ये बोलते हैं, ये सारे लोग बोलते हैं अब तुमसे संधि साइन करेंगे। चलो ये सब संधि फ्रांस में साइन होगी लुई 16 के बिल्डिंग में, पैलेस ऑफ वर्साइल्स के, वही सोने का महल है, वहीं बैठ के साइन होगी। और इस ट्रीटी को क्या कहा गया? वारसाई की संधि, या दैट इज ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। बोलो बात समझ आ गई? यहीं पर एक बहुत बड़ा सोने का महल था लुई 16 जिसमें रहा करता था, उसी बिल्डिंग में जो हॉल ऑफ मिरर्स थी, वहाँ पे संधि साइन। आप देख लें, मैं आपको पैलेस ऑफ वर्साइल्स दिखा देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। पैलेस ऑफ वर्साइल्स आप ये देख लें तो पता चल जाएगा कि ये वहाँ ऐसा है। समझो कोरोना काल में ये सबसे सस्ता था, 2000 रुपये डॉलर पर नाइट पूरा, यानी 1.5 लाख रुपए एक दिन का था। ये सोने का महल है, सोने की जमीन भी है। आप न समझो तो ये देख लो, अभी आपको दिखा दें इसका बैकअप, ये देखो बिल्कुल क्लियर देखोगे तो पता चलेगा। ये पैलेस ऑफ वर्साइल्स है और ये वहां की बिल्डिंग, इसी बिल्डिंग में इसी जगह पे सारे देश इकट्ठे हुए, तो यहीं पर इन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। तो क्या हुआ? हमने ये देखिए वाइमर रिपब्लिक आ गया, इन्होंने बोल दिया इस्टेब्लिश नवंबर 98, नवंबर लिखा है, चलो इसको लिखो नवंबर 1999, 1918 लिखा है, 18 कर लो, कोई बात नहीं। इन्होंने कहा नवंबर 18 में ये चीज, 19 ना लिखो, इसको ऐसे लिखो, मतलब अब जैसा भी है ना, युद्ध खत्म हुआ फिर ये आ नहीं पाओ। चलो हाँ बोलो। अब इसके बाद जो पैक्ट है वो 1999 चलो अब देखिए वीमर रिपब्लिक आया तो क्या होगा कि देखिए दैट इज अब कुछ और चीजें देखो। पॉइंट्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स इन नवंबर 1999, इसको
इसको ठीक करना है। कुछ चीजें देखें। सो ठीक है, ऐसे लिखा देते हैं। सो लिखो एलाइड पावर, ठीक है, साइंड अ ट्रीटी विद वाइमर रिपब्लिक in Palace of Versailles। इसको 1919 कहते हैं और उसे ट्रीटी ऑफ वर्सलीज कहते हैं। इट वॉज कॉल्ड एज ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, वारसाई की संधि। अब अलग अलग लैंग्वेज है, हिंदी में वारसाई बोला जाता है, कॉल्ड ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। इसके पॉइंट्स क्या थे? दैट इज Germany was held responsible for World War I. Second, war reparation were taken from Germany. Now it has to pay. इसे कितना पे करना था? 6 billion euro. 6 बिलियन ना? Yes sir. बिलियन है? Yes sir. 6 बिलियन यूरो। क्या? Pound. पाउंड। बुक पर लिखा है तुम्हारे? फ्रेंच पाउंड। हाँ, ऐसा लिखा ना? ऐसे कैसे बना? ऐसे? ये Yes sir. 6 बिलियन पाउंड इसको पे करना था। कब तक बोलो? पहले ही पेज में लिखा है, अप टू 90 इयर्स। तीसरी चीज, 17% ऑफ इट्स टेरिटरी वाज एनेक्स्ड। 13%. 13% of its territory was annexed। और साथ में जो इसकी मेन राइनलैंड थी, जहाँ कोयले की और साथ में लोहे की, आयरन की जो मेन वहाँ माइनिंग होती थी, तो 75%, तो पिछले वाली क्लास में देखो कितना लिखा है? 75% iron. 75% आयरन 26% coal reserves present in Rhineland। जो जर्मन की वहाँ देवी है ना, जर्मेनिया, देखो जर्मन एलिगरी जर्मेनिया, अभी दिखाते हैं। ये इसको देखो जरा, जर्मन लोगों की ये कितनी बड़ी वो थी, मतलब गौरवशाली शक्ति। जर्मेनिया जैसे भारत की भारत माता है ना, वैसे जर्मन की कौन है? जर्मेनिया। यहाँ नहीं दिखाया, फिर मैं दिखाता हूँ। ये दिखाया जाता है कि जर्मेनिया जैसे भारत माता की जैसे नहीं, लिखा है जर्मेनिया राइनलैंड पर खड़ी होकर, राइन नदी के किनारे होकर हम सब लोगों की रक्षा करती है। राइन नदी बहती थी, राइनलैंड जिसको मैं कह रहा हूँ, उसके बगल में कौन सी नदी बहती थी? RHINE, राइन रिवर। और वही एरिया इन्होंने उनको बांट दिया। तो बोलो अपमान की बात नहीं है, जैसे कोई चीज़ तुम्हारी अपनी है। इसकी तलवार में ये लिखा है, इसके तलवार में सर पे वो कोकेट्स लगे हुए हैं, कांटे के, और बैतूल के पेड़ हैं, जैतून के पेड़, और इसकी तलवार, उसमें लिखा है कि ये हमको दुश्मनों से, राइन, ये नदी दिख रही पीछे, राइन नदी, तो राइन नदी पर खड़ी हुई हमारी एलिगरी जर्मेनिया हम जर्मन वासियों की रक्षा करेगी। और यही दे दिया इसको। गोल्ड रिजर्व्स were given to France। It was Rhineland which was handed over to France। Rhineland handed over to France। और एक और काम क्या किया गया, बोलो आदित्य? That is demilitarization। उनको बोला अब तुम सेना ज्यादा नहीं कर सकते, मतलब वन, और क्या नहीं कर सकते? भर्ती नहीं कर सकते। सो दैट इज
डीमिलिटराइजेशन, वहां बोला सेना को कम करो, was done, imposed on Germany, उस पर ये लाभ इम्पोज कर दिया था, imposed on। और एक बात क्या की गई, बोलो व्याम? Sir, new soldiers should not be appointed to the army. एक और बात की गई, ऑल इट्स कॉलोनीज, जितनी इसकी कॉलोनीज थी ना, दीज वर अनेक्स्ड। पर अफ्रीका में इसकी 4 कॉलोनी थी, वो सारी कॉलोनी क्या कर ली गई, तो ये भी कर लिया गया। नाउ कॉलोनीज ऑफ जर्मनी इन अफ्रीका विच वर टेकन, तो ये देखो इमेज में दिखा दे रहे हैं, वो 4 है कॉलोनी, ये 4 है, देखो ये दिखाया जा रहा है, ये 4 कॉलोनी, 4 देखो। जैसे अंग्रेजों ने यहाँ कॉलोनी बनाई थी ना, स्पेन पोर्तुगीज थे, उन्होंने अपनी बनाई थी, नीदरलैंड के डच थे, उन्होंने अपनी बनाई थी, तो फ्रांस ने अपनी बनाई, तो जर्मनी भी तो बनाएगा। 5 ही लोगों ने कॉलोनी बनाई, नीदरलैंड के डच, स्पेन यहाँ है, यहाँ स्पेन है, तो स्पेन, पोर्तुगीज, फ्रेंच, ब्रिटेन, जर्मनी। तो जर्मनी की जो 4 कॉलोनियां बनी थी ना, सब 4 colonies of Germany were taken. That is 4 colonies of Germany in Africa were confiscated. उसको जब्त कर दिया। अच्छा, अब इन सब चीजों का क्या हुआ बताइए। That what अब आपकी बुक का क्वेश्चन आता है, what were the consequences faced by Weimar Republic when it came in power। अब ये पहला क्वेश्चन बुक का है कि भाई कुछ ना कुछ अभी वीमर रिपब्लिक ने किया तो उसको आते ही एक कुछ फेस करना पड़ेगा कि नहीं। सो ये क्वेश्चन क्या, इसको लिखें, दैट इज, कोई बात को व्हाट वर, एक तो बेचारी पहली बार वो बनी थी, सत्ता में आई, और वो भी कैसी, एक पार्लियामेंट्री फोरम था, नहीं मोनार्की से सीधा लोग किस में आ गए, डेमोक्रेसी में। तो व्हाट वर द consequences faced by Weimar Republic when it came in power in November 1980. So immediately after coming in power, it has to sign वीमर रिपब्लिक। अगर मैं पूछूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार नूर, ये मुझे बताओगे जो ट्रीटी साइन की गई थी वर्सलीज की, वो किसके किसके बीच साइन की गई थी? रिप्लाई दिया करो, बोलो। इतना नहीं बोल सकते थे, छोटी छोटी चीजें बोला करो ना, हमसे पूछी गई चीज। दूसरा बता रहा है, इमीडिएटली आफ्टर कमिंग इन पावर इट हैज टू साइन, इसे साइन करना पड़ा, ए हार्श ट्रीटी, बहुत कठिन संधि साइन करनी पड़ी, ए हार्श ट्रीटी, ठीक है, ऑफ वर्सेलीज। अब मैं इसकी समय बता देता हूं, व्हेन द ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज वाज साइंड, मुझे लगता है नवंबर 1999 में कब हुआ, जून 1999 में कब हुआ, इट वाज इन जून। और हॉल ऑफ मिरर्स, अभी तुमको दिखाया ना हॉल ऑफ मिरर्स कहाँ है, उसी में, वही वो जो गैलरी है ना, वो बिल्कुल शीशे लगे हुए, तो उसे क्या कहते हैं, हॉल ऑफ मिरर्स इन वर्सेलीज। इन ये हम यहाँ नहीं लिखेंगे हॉल ऑफ मिरर्स, ए ट्रीटी ऑफ हार्श ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज वाज साइन। अब इस क्वेश्चन से इसका क्या लेना देना, कहाँ साइन हुई है ना। ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज वाज साइन बिटवीन वाइमर रिपब्लिक एंड allied forces. It
it has to sign a harsh treaty of Versailles. It was signed between Weimar Republic and Allied forces. तो अब इस चीज को लिखें कि क्या क्या था। पहली बात, द कंडीशन ऑफ ट्रीटी was humiliating. Germany has to pay. Germany has to pay. ठीक है, 6 billion euro up to 90 years. लेकिन जरा पाउंड्स, अच्छा 6 billion pounds up to 90 years. अब मान लो तुमसे ये बोल दिया जाए तुमको इतने साल तक 20 साल तक तुम्हें ये सब पैसा करना है और तुम्हारी नौकरी खत्म की जाती है, बोलो कैसे करोगे? तो नौकरी भी खत्म कर। उसका सारा राइनलैंड ले लिया, उसके सारे 4 कॉलोनी भी ले लो, बेचारा पैसा दे तो कहाँ से दे? सब तो तुम खत्म किए दे रहे हो, जमीन भी ले रहे हो, कहाँ से देगा पैसा? राइनलैंड से तो कम वो करता था, वहाँ से कोयला निकालेगा तब तो दे पाएगा, वो भी तुमने ले ली 75% दे पाएगा। एंड हाउएवर ऑल ऑफ इट्स इनकम सोर्स वर कर्व्ड, उस पर कब्जा कर दिया। नहीं भरा नहीं तो 3 साल बाद मना कर दिया, अब हम नहीं दे पाएंगे, हमारा सब कुछ हो गया। अभी थोड़ी देर में रिसेशन आने वाला, महामंदी, अब वहीं पे हम पहुंच रहे हैं। 1930 के कैसे पहुंचे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कहानी तो चीज़ शुरू होगी, समझ में आई बात? तो धीरे धीरे अब आगे की कहानी इंटरेस्टिंग है। So they have to pay. It's तो income source कौन कौन से थे बोलो? That is of coal and iron reserves were curbed. ये सारी चीजें हो गई। There was a huge loan on Germany from local groups. ऐसा नहीं था कि इसने सिर्फ इनसे लोन, वार रिपेरेशन ही नहीं था। जब तुम वार लड़ते हो ना तो अपने देश के भी बहुत सारे मनी लेंडर्स तुमको पैसा देते हैं कि ठीक है लड़ रहे हो, चलो देश लड़ रहा है हम पैसा दे रहे हैं, लेकिन जब भी तुम वार हारोगे जीतोगे उनका पैसा तो वापस करना पड़ेगा। There was a huge amount of money. It was lended by Germany from its money lenders. And it has to pay. So, ये देखो, a huge amount of money was lended by king या monarchy during war के समय लिया गया था। Now it has to be paid by Weimar Republic. इसको भी तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 4 पॉइंट होंगे। बोलो स्नेहा समझ में आई बात कि नहीं? मतलब उसने ये किया, बताओ नहीं आई से? चलो अब तुम लोग के पेपर खत्म हो गए कि अभी और बाकी? 3 दिन बाकी है। और अब किसका करना? परसों गांधी जयंती के बाद है। किसका? हिंदी का। आगे देखिए, चलिए। सो ये तो क्वेश्चन हो गया। नाउ मैनी पीपल, अब इसका क्या हुआ था? जो रिपब्लिक था, ये रिपब्लिक है, रिपब्लिक का कुछ नहीं मतलब है। इफ पीपल आर चूजन बाय पब्लिक तो उसको कहते हैं रिपब्लिक। और क्या है, लोगों को अगर कोई चूज कर रहा है रिप्रेजेंटेटिव तो उसको क्या कहते हैं? रिपब्लिक, क्योंकि बार बार बदले जाएंगे। रिप्रेजेंटेटिव प्लस पब्लिक से मिलके बन गया रिपब्लिक। हेड ऑफ स्टेट इज रिप्रेजेंटेड इलेक्टेड बाय पब्लिक। तो नाउ रिपब्लिक हैज टू फेस वार गिल्ट।
क्या वो युद्ध अपराधी की तरह जाना जाने लगा वीमर रिपब्लिक, वार गिल्ट आ गया ना। एंड दैट इज जर्मन पीपल फेस्ड ह्यूमिलिएशन। देखो इस चीज को, वो तो अलग बात है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नाउ German people held responsible Weimar Republic को रिप्रेजेंटेटिव माना गया फॉर डिफीट। चेक करो, ऐसा ही क्यों कह रहे हैं भाई? वो तो कैसर विलियम युद्ध के बीच में भाग गया था, कैसर विलियम भाग गया था युद्ध के बीच में, सही है, युद्ध चल रहा था उस समय। फिर यहाँ पर इलेक्शंस हुए। अच्छा मैं तुमको एक और बात बता दूं, उस समय जर्मनी में सबसे ज्यादा अमीर कौन था? ज्यूस के पास इतना पैसा था, इतने मालदार लोग थे, और जर्मनी के लोगों ने कहा कि ज्यूस ने उस समय ठीक से पैसा नहीं दिया, नहीं तो हम लोग जीत जाते। ये बात अभी दबी हुई है, लोग बोल नहीं रहे, क्योंकि वहाँ अमीर तो सब ज्यूस ही थे। समझ में आया? वो लोग क्या बोल रहे हैं लोग वहाँ, कि ज्यूस अगर मनी लेंडिंग ठीक से करते तो जीत जाते, तो फिर कुछ भी हो। और इसमें जो वीमर रिपब्लिक में लोग जीत के आए थे, ज़्यादातर वो ज्यूस ही थे। पैसे वाले ही तो जीतेंगे। आपको मालूम नहीं कि अपर बिजनेसमैन जो जीतते हैं वो अपर होते हैं, लेकिन अपर कौन थे बोलो जर्मनी में? ज्यूस। और सब तरफ तुमको मालूम है दबे छिपे कहीं ना कहीं लिबरलिज्म आ रहा था, कम्युनिज्म आ रहा था कि किसको मारो? अमीरों को। रशिया में तो ओपनली आ गया था, अमीरों को लूटो मारो। क्या वैसा ही कुछ अब जर्मनी में होने वाला था? और वहाँ अमीर कौन थे? ज्यूस। तो मारे जाने थे। हाँ, वहाँ पर वहीं के तो कार्ल मार्क्स थे, तो कार्ल मार्क्स के भी जब वहीं के जन्मदाता कम्युनिज्म का वहीं का, तो क्यों नहीं ऐसा कुछ हो? हाँ, वो किसी और रूप में हुआ, लेकिन हुआ। ये बात अलग है कि वहाँ मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो गई, वो चीज़ नहीं हो पाई जो बोल्शेविक ने रशिया में की थी, लेकिन हुआ वही सब कुछ यहाँ। बोलो बात समझ में आ गई? चलो, तो उन्होंने क्या माना? वीमर रिपब्लिक को ही माना, इसी ने वार हरवाया, क्योंकि जो वीमर रिपब्लिक में बने थे सब अमीर अमीर आदमी थे। बोले ये लोग अपनी सत्ता ले लिए, उनसे मिल गए होंगे। समझ में आ गई बात कि नहीं? और ऐसा करा, क्योंकि अभी भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं गांधी जी इन कार, ये देखो, तो ये तुम्हें यहाँ क्या दिखा रहा है कि ब्रिटिश का आदमी उनकी कार खोल रहा है और उनको सल्यूट कर रहा है, तो लोग बोलते हैं कि गांधी जी मिल गए होंगे ब्रिटिश के साथ, नहीं तो स्वतंत्रता आंदोलन लड़ रहे थे तो क्या जरूरत थी ब्रिटिश की कार में बैठने की? बोलो बात समझ आ गई? तो लोग रिस्पॉन्सिबल समझते हैं। ऐसे ही वीमर रिपब्लिक को भी लोगों ने क्या माना कि इतने अमीर अमीर लोग थे, ऐसी वैसी संधि क्यों कर ली? हरा भी दिया और संधि भी कर ली। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं? तो यहाँ पर क्या हो गया? जर्मन पीपल हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर वार डिफीट। राजा तो बचा नहीं तो इसी को किया। एंड सो रिपब्लिक, पैसे भरने पड़े होंगे 90 लाख 60 लाख जूस मारे तो गए, वही सब तो पढ़ाने जा रहे थे। पैसे क्या भरेंगे? जान से हाथ धो बैठे बेचारे, जूस मारे गए। 90% जूस ऑफ टोटल वर्ल्ड वर एनिहिलेटेड। 90% मर गए बेचारे। 10% जो बचे थे पूरी दुनिया में, वो भाग भाग के आए कि उनका देश बन रहा है। वो पिछले 500 सालों से भाग रहे थे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। अब फिर उनका जब सब कुछ वार सेटल हो गया तो अंत में बोला, जैसे यहाँ से अंग्रेज लोग गए ना, वैसे फिलिस्तीन को छोड़कर भी गए, तो बोले ठीक है हम ज्यूस का भी एक देश बनाते हैं, और वहाँ ज्यूस को और फिर जो फिलिस्तीनियंस है उनके लिए बनाया। तब ज्यूस भाग भाग के आए दुनिया से। इवन दुनिया के जो सबसे सफलतम आदमी है वो ज्यूस हैं। ज्यूस का मतलब यहूदी। मूसा के बारे में बताते हैं, सबके बारे में उनको बोलो कि इस आदमी को यहाँ मारना है, बस एक बटन दबा के उसी को मारें। आपने देखा अभी इस्माइल हानिया को मार दिया, ये किसी को, इनके जो सबसे नसरुल्लाह को मार दिया, वो पिन पॉइंट करके। इवन ईरान के राष्ट्रपति को मार डाला उन्हीं के हेलीकॉप्टर। जिसको इन्हें मारना होगा बस एक बटन की देरी है। इतने हाइट है, इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप ये समझिए कि जो माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा वो है, जो इनका सीईओ है, कौन है? तो वो भी ज्यूज है। वहाँ अमेरिका से बोला बाइडन से, जाओ इजराइल की मदद करो, नहीं तो हम यहाँ छोड़ के वहाँ राइफल उठा लेंगे।
जबकि कितने हजार करोड़ का सबसे अमीर व्यक्ति है, वहाँ के लोग इतने डेडिकेटेड ज्यूस में। वहाँ की जो लेडीज़ हैं उनसे कोई जेंट्स नहीं जीत सकता, वो बचपन से ही मिलिट्री उसमें पले हुए, दे आर वेरी हैविंग ब्रेन, वो किसी चीज़ पे नहीं पढ़ते हैं, चुपचाप शांति से रहते हैं, ब्रेन बहुत। 53 इस्लामिक नेशंस उनके पीछे पड़े हुए हैं। आपको मैं इजराइल अगर दिखा दूँ, इतना छोटा सा देश है यहाँ पर, और इजराइल मिडिल ईस्ट का इतना छोटा देश है, इतना छोटा, और ये सब पूरा वर्ल्ड इसके ऊपर पड़ा हुआ है। जिस दिन इसका जन्म हुआ था 48 में, इसके ऊपर 13 इस्लामिक मुल्कों ने आक्रमण कर दिया, फिर भी ये जीत गया। उसी दिन बोले हम बनने नहीं देंगे, और तब से सारे इस्लामिक देश इससे आज तक डरते हैं, नफरत भी करते हैं, डरते भी हैं। बात समझ आ गई नहीं? तो ये हालत खराब कर देता है, इसके पास सबकी बटन है। तो आप समझ गए, उन्हीं ज्यूस की मैं बात कर रहा हूँ। दीज आर द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन ऑफ दिस अर्थ। अभी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कहीं पर भी कोई भी है तो कौन है? ज्यूस। अमेरिका को सक्सेसफुल बनाने के पीछे ज्यूस कहाँ थे? इसी के वहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द जो रेवेन्यू आ रहा है, वहाँ जो ज्यूस सीईओ बैठे हैं वो सुनी, क्योंकि इनके पास सारे जितने भी इन्वेंशन होते हैं ज्यूस करते हैं। अब समझिएगा, जर्मन पीपल हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, किसको बनाया? नाउ वेमर रिपब्लिक कैरीड वार गिल्ट। बोले उसके अंदर से अपराध होगा कि नहीं? लोग उसे देखते हैं, वीमर रिपब्लिक के लोगों को उसमें फख्तियाँ कसते हैं, तो क्या इसमें वार गिल्ट नहीं होगा? वीमर रिपब्लिक, बात नहीं करो, कैरीड गिल्ट। अभी ईरान की बात है, ईरान का वहाँ पर है खामनेई, बोला इसने हमारे इतने बड़े लीडर को मार दिया, बोला हम इससे बदला लेंगे, और ऐसे बोलते बोलते वो गुफा में जाके छिप गया, सबसे बड़ा लीडर, क्योंकि उसका राष्ट्रपति मारा गया है। बोलते बोलते बोला अब हमें भी छुपाओ, क्योंकि हमने बोल दिया है, अब हमें भी मार देगा, एक बटन की तो दूरी है। वो गुफा में छुप गया उनका, अब निकल ही नहीं रहा, बोला बोल दिया तो क्या कर। ये बात हो गई, कैरीड वार गिल्ट। नाउ अब जरा देखिए, सो इसका मतलब क्या हुआ? दिस ट्रीटी फाइनेंशियली क्रिपल्ड द जर्मनी, इसने आर्थिक रूप से जर्मनी को अपंग बना दिया, हाथ पैर काट दिए इस ट्रीटी में। दिस ट्रीटी फाइनेंशियली क्रिपल्ड का क्या मतलब है? अपंग बनाना द जर्मनी। आगे की बात क्या होगी कि उसी समय चेक करिए, जब इन सब के बीच युद्ध हो रहा था, तो तुमको मैंने क्या बताया कि जो अलाइड फोर्सेस थी उनमें कौन कौन सी थी? अलाइड फोर्सेस में दैट इज फ्रांस, रशिया, इंग्लैंड और यूएसए। अच्छा, यूएसए आया है आफ्टर 1917, यानी 1918 में आया है। उसके पहले ये किसी के साथ नहीं था, और ये हथियार बनाया जा रहा था, और इसको भी बेचे जा रहा था, उसको भी धड़ाधड़ नोट छापे जा रहा था। ये क्या कर रहा था? रूजवेल्ट दोनों को बेच रहा था, कह रहा था किसको चाहिए, तो बोलो ये अमीर होता गया कि नहीं? इसने युद्ध को आपदा में इसने अवसर खोज लिया। समझ आई बात कि नहीं? आपदा में अवसर, इसने सब पैसा बनाया 3 साल तक, लेकिन फिर बाद में मजबूरी में उसके खिलाफ उसने वो किया। अब जरा सोचो, क्या अमेरिका की जो इकोनॉमी थी वो बहुत राइज होती जा रही थी? अमेरिका की तो ये स्थिति थी कि ये वहाँ चले जाएं बैंक में, कहते मैं यहाँ रहता हूँ, मुझे $10,000 चाहिए। इतना पैसा भर गया था कि वहाँ के बैंकों में, अच्छा $10,000 चाहिए, लाइए आधार कार्ड दिखाइए, ये ले जाइए, जाइए वहाँ से ले लीजिए। उनके लोगों को इतना विश्वास था कि ये कुछ भी बनाएंगे, सब बिक जाएगा। इतने बड़े बड़े देश थे। अरे भाई, जहाँ युद्ध होता है वहाँ कारखाने बंद हो जाते हैं, सब कुछ, वहाँ काम थोड़ी ना चलता है। वहाँ बंद करके सबको भेजा जाता है, जाओ बाहर के मैदान में लड़ो। तुम क्या सोचते हो? युद्ध भी चलता रहता है, वहाँ फैक्ट्री में बिस्किट बनते हैं? कुछ नहीं बनते हैं।
वो सब युवा पकड़ पकड़ के भेजे जाते हैं बाहर में। तो बोलो इनकी सारी आपूर्ति कौन करेगा? यहाँ पर बैठा हुआ अमेरिका। तो अमेरिका में इतना पैसा आ गया था कि कोई भी फाइनेंस कर रहे थे बैंक में, और जो बड़ी बड़ी पार्टियां थी कहती थी हमें 100 करोड़ का बिजनेस खोलना है, और 100 करोड़ के लिए 50 करोड़ के शेयर निकाल दिए। लोग भी जानते थे इनकी कंपनी में पैसा लगाओ, क्योंकि शेयर तो रोज ही बढ़ रहा है। जब शेयर का मतलब तुम समझते हो, अगर तुम 1% की किसी कंपनी में तुम्हारा शेयर है, कंपनी बढ़ेगी तो 1% प्रॉफिट पे तुम्हारा भी पैसा हो जाएगा। शेयर कुछ नहीं है, साझेदारी। मान लो तुम 1% हो या 5% की हिस्सेदारी तुमने खरीद ली, तो बोलो अगर कई अमेरिका की सारी कंपनियां बढ़ रही हैं तो तुम्हारी भी बढ़ेगी। फिर समझो, लेकिन युद्ध के खत्म होने के बाद अमेरिका कभी युद्ध बंद नहीं चाहता। वो पिछले जब से 48 से कहीं ना कहीं युद्ध छगड़े पड़ा, समझाई, क्योंकि उसका सामान बिकता है ना, उसके सारे वेपन्स बिकते हैं। वो युद्ध कहीं भी नहीं खत्म होना चाहता है, क्योंकि सब कुछ बिकता है। अब जरा देखो, अब यहाँ देखिए, कंपनियों ने बना बना के ढेर रख दिया, लेकिन इन लोगों के पास पैसा ही नहीं बचा खरीदने के लिए। क्यों नहीं बचा? क्योंकि जितनी भी शक्तियां थी वार के बाद उनकी हालत खराब हो गई थी, वो सब 50 साल पीछे चली गई थी। वार में तो बहुत खर्च होता है, तो ऐसे में उनकी स्थिति अब खरीदने की नहीं बची। वो बिल्कुल जरूरत की चीजें खरीदती थी, कार और ये सब तो खरीदती ही नहीं थी, रोटी खाती थी बस। तो ऐसे में इन्होंने जो सामान बचाया था, बनाया था, क्या वो बिकेगा? जो सोच के बनाया था कि इसका यहाँ सब खप जाएगा, बट वो नहीं बिका। ऐसे में एक महामंदी आई। कब आई बताइए? 1930 में। कब पे आई बताइए? मैं ये बता रहा हूँ 1914 के बाद ये शेयर मार्केट बढ़ते लगा, और 1928 के बाद हालत खराब होने लगी, और 1930 में क्या हालत हो गई? इनके प्राइस धड़ाधड़ गिरने लगे। अच्छा अब तुम बताओ, तुमने 5% लगाया है, तुम कहोगे अरे शेयर मार्केट गिरा, निकालो अपना पैसा। तुमने ये है कंपनी के मालिक 100, तो तुमने 5% लगा दिया, सब लोग इनके पास से पैसा निकाल लेंगे, क्या इनकी फैक्ट्री चल पाएगी कि इन्हें फैक्ट्री बंद करनी पड़ जाएगी? लोग ही पैसा निकाल लेंगे, चलाएंगे कैसे? तुमने तो निकाल लिया, इन्होंने भी निकाल लिया, सारा पैसा निकाल लिया। इनकी फैक्ट्री बंद होने से अमेरिका में क्या होगा? फैक्ट्री बंद हो गई, ये बोल देंगे सारे मजदूरों को जय माता दी। सारे अब वहाँ अमेरिका की ये हालत हो गई, वहाँ लोग प्लेक कार्ड लगा के घूम रहे हैं। क्या लगा के घूम रहे हैं? मुझे एक टाइम का खाना दे दो, मुझसे 3 दिन काम करा लो, जो मर्जी करो। जी हाँ, फुटपाथ पे सोने पे मजबूर हो गए। मोस्टली वहाँ जो है 60% पॉपुलेशन रेंटल पे रहती थी, सबको मालिकों ने घर से निकाल दिया। किराया नहीं दोगे तो घर से निकाले जाओगे। सब सड़कों पे आ गए, सबका वो हो गया। इस चीज़ को कहते हैं महामंदी। दैट इज द ग्रेट रिसेशन। क्या क्या बोलो अमेरिका? तुम्हें समझ में आया क्यों आया? क्योंकि उन्होंने ज़्यादा सामान बना लिया था, और वो यहाँ पर खप नहीं पाया, तो वो ज़्यादा सामान बना लिया, लोगों ने अपना पैसा निकाल लिया। वहाँ के बहुत सारे बैंक भी कोलैप्स हो, बैंक ने इनको पैसा दिया। हाँ, कितना ले जाते हो? इनसे पूछा पैसा कहाँ है? हाँ, पैसा हमारा सब लुट गया, बर्बाद हो गया। जिसके पास बैंक जा रही, बैंक सबको पैसा बांट रही है। जब तक सब चल रहा है, लोग मजे से बैंक को रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन ये इन्हीं का ही सब माल मसाला मटेरियल बर्बाद हो गया। वो कहेंगे लो ये सब हमने ये ड्रेसेस बना के रखी, जाओ ले जाओ। बैंक ड्रेस का क्या करेगी? कोई कह रहा हमने जूते बना के रखे, जूते ले जाओ। जूते क्या करेगी? उसको पैसा दो। वो बिक ही नहीं रहे जूते, ड्रेस नहीं बिक रही, जूते माल बना रखा है, भरा पड़ा है, बिक ही नहीं रहा कुछ। यूरोप ले ही नहीं रहा, उसके पास पैसा ही नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ऐसी स्थिति में अब अमेरिका में क्या आ गया बताइए? महामंदी। क्यों महामंदी आ गई? सब फैक्ट्री बंद हो गई, लोग सड़कों पे आ गए। किराएदार जो थे 60% किराएदार, अभी भी वहाँ 60-70% किराएदार है, मालिक कमी है, सब सड़क पर। बोलो बात समझ आ गई? इसी को क्या कहते हैं? ग्रेट रिसेशन। अच्छा, अब आगे की बात कि नाउ दैट इज, ऐसा तो मैं 30 की बात कर रहा हूं, लेकिन तुमसे उसके पहले बता दूं कि – 1923 में क्या हुआ वो भी तो देखो। तो अपनी बुक में देखो 23 में क्या हुआ। अब तो आगे की बात की जाए। सो इकोनॉमिक क्राइसिस वाला पॉइंट हम लोग निकालते हैं। ओके,
So, वीमर रिपब्लिक के बारे में सुनो। वीमर रिपब्लिक वाज हाईली अनस्टेबल। वीमर रिपब्लिक क्या थी? हाईली अनस्टेबल। देखो इस चीज को, वीमर रिपब्लिक रूल्ड इन जर्मनी। बात नहीं करो, उधर से कोई एक ही लड़का बात कर रहा है, मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है, सारा वीडियो मेरा खराब ही किए दे रहा है। रूल्ड इन जर्मनी from 1919 to 1933। So इतना रूल किया। ड्यूरिंग दिस टाइम उसका क्या हुआ? इट वाज डिसॉल्व। यहाँ भी 20 टाइम्स वहाँ का जो किंग था ना, मतलब मोनार्की कोई पावर थी, भाग जरूर गया था, लेकिन वहाँ पर जो प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट के पास पावर थी कि वो जब चाहे इसको डिसॉल्व कर सकता। तो प्रेसिडेंट हैज डिसॉल्व इट 20 टाइम्स। सही है। सो इट वॉज हाईली अनस्टेबल एंड डिसॉल्व। कोई भी चीज है, यानी 230 दिन, 230 दिन समझते हो, 8 महीने सत्ता करती थी। 8 महीने बाद फिर से चुनाव। अगर तुम्हारे देश में 8-8 महीने में चुनाव होंगे तो जो नया आदमी चुन के आएगा, समझने में ही 4 महीने लग जाते हैं किसी देश को, तो क्या नियम बनाएगा, क्या चलाएगा। सो दिस इज अनस्टेबल, वो बहुत अस्थिर थी। एंड डिसॉल्व 20 टाइम्स। द टेन्योर ऑफ, एवरेज टेन्योर कितना रहा? एवरेज टेन्योर बताइए। टेन्योर ऑफ इट वाज, ये बहुत ही कम है, 5 साल चलना चाहिए और 239 डेज ही चले। ठीक है। ड्यू टू रीपोलिंग एंड अनस्टेबिलिटी द इकोनॉमिक क्राइसिस हैज अकर्ड इन जर्मनी। जर्मनी में बार बार चुनाव होने में से एक बार ही में 20,000 करोड़ रुपए लग जाते हैं। सो ड्यू टू रीपोल एंड अनस्टेबिलिटी, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस अकर्ड इन जर्मनी। अब वहां पर क्या किया? नाउ दिस रिपब्लिक हैज, सारा इसका ऑल इट्स गोल्ड वाज डिप्लीटेड। कर्ज चुकाने में सारा गोल्ड ही खत्म हो गया। नाउ इट हैज नो मनी टू पे लोन। सोना भी खत्म हो जाएगा तो कैसे करेगा? ठीक है। ऑल गोल्ड स्टॉक, गोल्ड रिजर्व स्टॉक was exhausted, खत्म हो गया। और इसके बाद क्या हो गया बोलिए? ऑल गोल्ड स्टॉक इसका सब खत्म हो गया। इसने 23 में बोल दिया कि भाई अब हम पे नहीं कर पाएंगे। इसको बोल दिया ये देखो, आपको ये तो उर्दू में आ गया। क्योंकि वहाँ का जो प्रेसिडेंट था उसने क्या किया था? बार बार इनको हटा देता था। जैसे तुमने वो नेशनल उसमें नहीं दिया था, नेशनल असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी। लेकिन इनका भी क्या था ना, जो इनके ऊपर प्रेसिडेंट का था, ये अभी पूरी तरह से इनको नहीं दिया था। वहाँ का जो मोनार्की था वो पावर में था। ओके, सबसे पहले ये देखो, तुमको जो बताया है, राइनलैंड किसको दे दिया गया? राइनलैंड का नक्शा देखो, राइनलैंड दे दिया गया फ्रांस को। उधर फ्रांस इसके बगल में है।
अब उधर वो पोलैंड को दे दिया गया, जो उधर का नक्शा दिख रहा है पिंक कलर का, उसका दे दिया गया। और कुछ और भी तुम्हें पिंक कलर के दे दिए दिखाए गए। पिंक कलर के तो परमानेंटली दे ही दिए गए। और राइनलैंड को 15 साल के लिए, राइनलैंड को पिंक इसलिए दिखाया गया कि वो 15 साल के लिए दिया गया था। और बाकी जो पिंक कलर या पीच कलर वाले हैं वो कैसे हैं, वो परमानेंटली। तो मतलब वो 13% है, 13% जमीन चली गई। अब आगे का देखो, इतनी बात नहीं थी। मेरा कहने का मतलब है इस चित्र को तो देखो, इस चित्र से तुम क्या समझते हो। यहाँ बर्लिन जैसी स्थिति है, ये लोग वही हैं कम्युनिस्ट लिबरल। वो रोज आके खड़े हो जाते थे कि हमको अधिकार चाहिए, हमको देश से मतलब नहीं है, हमको राइट चाहिए, राइट चाहिए। वहां पर बर्लिन, जर्मन की राजधानी बर्लिन, और बर्लिन का रीच स्टैग, राइट स्टैग कह सकते हैं, वहां ये खड़े। तो देयर वाज आल्सो रिवॉल्यूशन इन जर्मनी, उसी में इसके बहुत पैसा खर्च हो जा रहा था दबाने में। समझ में आई बात कि नहीं। एंड हु वर, देखो कैथोलिक थे, जो वहां पर अमीर लोग थे वो पावर में थे। कौन कौन पावर में, लिखो इस चीज को। सो इसका मतलब है डेमोक्रेट्स एंड कैथोलिक्स वर इन पावर। और जो दूसरे थे, देखो इस चीज को, डेमोक्रेट्स, डेमोक्रेट्स कहने की बात है तो मतलब जिन्होंने डेमोक्रेसी में हिस्सा लिया, जो राष्ट्र को मानते हैं वो डेमोक्रेट है, जो नेशन की अवधारणा मानते हैं उन्हें क्या कहते हैं, डेमोक्रेट्स एंड कैथोलिक्स। कैथोलिक्स वर इन पावर। ज्यूज अभी वर्ड नहीं आएगा, अभी वो फूट डालेगा। सब थे इसमें, ज्यूज भी थे, जर्मन भी थे। उस समय तक फूट नहीं पड़ी ना। अभी मैं इसी में फूट डाल दूं कि ये लंबे वाली सब चुटिया वालों से अलग हो जाओ, ये खतरनाक है, ये स्त्री 2 बनाएंगी, तो तुम लोगों में फूट पड़ जाएगी। मानो जैसे मैं ऐसे कॉन्स्पिरेसी कर दूं तो लंबे वाली चुटिया वालों पे फप्तियाँ कसेंगी, ये चीज़ हो जाती है। तो इस तरीके से होता है। तो अभी तक कुछ नहीं था, लेकिन बाद में इनका फायदा उठाने के लिए, इनको बांटने के लिए ये सब हिटलर ने किया। वो आगे की कहानी आएगी, अभी कुछ न समझो। बस तुम ये समझो कि ये दैट इज, ये सत्ता में थे। और कौन कौन से थे, जो कम्युनिस्ट लिबरल, देवर, ये देखो लार्ज प्रोटेस्ट हो रहा है, बुक का ही चित्र। तो इट इज, यहाँ पर क्या दिखाया गया, और सोशलिस्ट भी थे, ये सब इनमें पावर में थे। देखो कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट, ये जितनी बात दिखाई गई है ये बिल्कुल उसी टाइम पे हुआ, 18 और 19 के बीच में, जब 2 साल बाद 17 में वहाँ हुआ था। तो लोग वहाँ से प्रेरणा पाएंगे कि वहाँ बन गई सरकार, चलो यहाँ भी बनाई जाए। हुआ नहीं, बन नहीं पाई, लेकिन यहाँ हुआ। तो ये क्या करते हैं, वर डूइंग, ये क्या करते थे वो लोग, ये लोग प्रदर्शन करते थे, डिमॉन्स्ट्रेशन, ठीक है, इन बर्लिन, बर्लिन की रोड है, बर्लिन की ये पार्लियामेंट है, बर्लिन किसके लिए, किसके लिए, कि गवर्नमेंट को हटाने के लिए, टू रिमूव वाइमर रिपब्लिक, सही, टू रिमूव। ऐसा वो कब करते थे, वाइमर रिपब्लिक इन 1918 से 1919 तक ऐसा करते थे। और दे वर इंस्पायर्ड बाय द कम्युनिस्ट मूवमेंट या बोल्शेविक्स, बुक में बोल्शेविक लिखा है, दे वर इंस्पायर्ड बाय बोल्शेविक से इंस्पायर्ड थे। अब अच्छा बताइए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी और ये सारी चीजें थी। These all causes made Germany unstable and in 1923 से क्या किया, in 1923 मैंने देखो कई चीजें दिखाई हैं, गोल्ड स्टॉक खत्म हो गए, ये प्रदर्शन हो रहे थे और रीपोलिंग हो रही थी। तो 3 रीजन बहुत है, और भी देख लेना, इतने रीजन बहुत है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, दैट इज जर्मनी वाज unable to pay
कुछ नहीं पे कर पा रहा था, टू पे लोन ऑफ मनी लेंडर्स एंड वार रिपेरेशन भी नहीं कर पा रहा, तो इसलिए इसने मना कर दिया, ठीक है। सो इट रिफ्यूज्ड टू पे इट इन लीग ऑफ नेशंस। उस जैसा भी यूनाइटेड नेशन है ना, वर्ल्ड वार 1 के बाद एक नई अंतरराष्ट्रीय संस्था बन चुकी थी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। तो ये कंपनी थी, इन सब लोगों ने, ऑल नेशंस इन 1918 फॉर्म ए लीग ऑफ नेशन की, जिससे विश्व युद्ध ना हो। 5 करोड़ लोग मारे गए थे वर्ल्ड वार। ऑल नेशंस फॉर्म अ लीग ऑफ नेशन, और फिर वर्ल्ड वार 2 हो गया तो बोले लीग ऑफ नेशन बेकार है, चलो यूएन बनाओ, फिर यूनाइटेड नेशन बनाओ। ये असफल हो गया तो उन्होंने बोला ये सही नहीं है, इसने वर्ल्ड वार 2 करा दिया, यूनाइटेड नेशन बनाओ। लीग ऑफ नेशन 1918 में बना, सही है। तो इसने कहाँ रिफ्यूज कर दिया? अंतरराष्ट्रीय संस्था थी जिसका क्या नाम था? लीग ऑफ, लीग का मतलब ग्रुप होता, इट इन लीग ऑफ नेशंस। अच्छा, इतना ही नहीं, अब इसके बाद इसने क्या किया जाए, देखो अगला चित्र, इसके वाइमर रिपब्लिक ने नोट छापने शुरू कर दिए। अब लोग क्या करते थे, बैलगाड़ी में रुपए लाते थे, नोट ही नोट हो गए सबके पास। अब पीने को चाय नहीं, एक बैलगाड़ी नोट लाओ, एक कप चाय पाओ, इसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। एक ब्रेड ले जाने के लिए, ब्रेड लाने के लिए तुमको रिक्शे भर के नोट लाने पड़े। आप ये देखो, पैसे देखो कितने हैं, फिर से देखो, दैट इज हाइपर इन्फ्लेशन। अभी ये वेनेजुएला में भी है, ये देखो। In 1923, hyperinflation caused German currency to be devaluated close to zero. First, that people gave stacks of money to their children for playing. Playing In 1923, hyperinflation caused German currency to be devaluated close to zero. First, that people gave stacks of money to their children for playing. In 1923, hyperinflation caused. तो इसका मतलब है कि हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से, ये देखो जर्मनी का, अगर आपने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी उधार लिया है तो आपको ये फीलिंग जरूर बड़ा लो है। उधार चुकाने के लिए जब लड़ाई शुरू हुई, जीतने वाली साइड होती है वो हारी साइड से फाइन लगाती है। क्यों? चुकाने के फाइन और ऑपरेशन वहां के लेबर्स ने ऐसा किया भी नहीं जानते थे कि वो इतने सालों, पता है 200 बिलियन जर्मन पेपर मार्क, उसकी वैल्यू पूरी तरह खत्म हो चुकी है। इसीलिए फिर एक नई करेंसी लीडरशिप आ गई, एक नया पॉलिटिशियन उभर के आ गया, इसका नाम था एडोल्फ हिटलर। हिटलर ने कह दिया कि रेपरेशंस का पैसा नहीं पे करेंगे कोई। तो आप देखा ना कितने नोटों के बंडल लगे हुए हैं। सो दैट इज हाइपर इन्फ्लेशन। फिर मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। देखो हाइपर इन्फ्लेशन इमेज। सो सी दिस। पहला तो जर्मनी का ही देखो कि वहाँ बच्चे खेल रहे हैं नोटों से, ठीक है। तो इतने सारे नोट हो जाएंगे कि गड्डी गड्डी हो जाएंगे, फिर कोई भी खेल सकता है। तो ये नोट भरे पड़े हैं लेकिन इनका कुछ वो नहीं। और देखिए हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है कि अभी वेनेजुएला में आया हुआ है, अभी कोई ऐसी इमेज दिखाएं तो आपको पता चले कि गाड़ियों में भर के ले जाते हैं ट्रक में। ये देखो, ये तुम्हें दिख रहा है, ये एक रिक्शे वाला, हाँ ऐसे ही ले जा रहा पैसा, और इसकी कोई कीमत नहीं है, इतना ले जाके एक कप चाय लेगा। ये चीज होती है हाइपर इन्फ्लेशन, बहुत बुरी चीज है। समझ में आ गई बात आपको? तो यही चीज तुम्हारी बुक में लिखी है। अब कुछ लोग ये देख लो, झाड़ू लग रही नोटों पे, दिख रहा है? It all occurred। ये कहाँ अकर हुआ? That is in जर्मनी में। चलो ये ऐसा ही एक चित्र तुम्हारी बुक में भी बना हुआ है, वो हम दिखा रहे हैं। अभी हमने दिखाया नहीं था, वही चीज तो थी। That is
ये देखो अब इसमें देख लो। सो दैट इज, आगे आते हैं। खुद से नोट छापे उसकी क्या मतलब? तुम्हारे यहाँ खाने के लिए कुछ है ही नहीं, नोट छाप के क्या करोगे? नोट सबको दे दिए। अब सैलरीड पर्सन कहेंगे गवर्नमेंट से वाइमर से हम तुम्हारे काम नहीं करेंगे, हम तुम्हारे सेक्रेटरी नहीं बनेंगे। आइस बोले नहीं बने रहो, डबल पेमेंट दे देते तुमको, बने रहो। डबल तुम लेके चले गए बाहर, फिर भी कुछ नहीं मिल रहा, नहीं हम नहीं करेंगे। 10 टाइम्स तुमको तो नोट ही छापने, 10 टाइम्स 20 टाइम्स छापते चले गए, लेकिन काम भी नहीं करेंगे कोई। तो ऐसी स्थिति आ रही, तुम्हें पता चल गया। ये देखो हाइपर इन्फ्लेशन। और तो देखो पहले ही कितनी हालत खराब थी। एक यूएस डॉलर जो था 2400 मार्क का था। मार्क वहां जर्मन की करेंसी है। थोड़े ही दिनों में 4 लाख, सोचो कितना बढ़ गया, 24 से 4 लाख हो गया। पहली बात, एक डॉलर को 1 मार्क होना चाहिए, उसी समय हालत खराब थी। 1 डॉलर में 24,000 मार्क। अब 1 डॉलर इस समय 75 रुपये है, तो भी हम लोग खराब मानते हैं। 24,000 तो ऐसे ही कितना बुरा है। अब अभी भी रुको मत, अगला पढ़ो। 4 लाख पे तुम रुक गए क्या? 98 लाख। 24,000 से वो कितना हो गया? 98 लाख। तो क्या मतलब रहा? कितने फोल्ड हो गए? 1000, कितने गुना हो गए, कोई सोच नहीं सकता। ठीक है, अब जरा देखिए। एट दैट टाइम, ये बुक में ही लिखा है सर, एट दैट टाइम Weimar Republic government started printing money। ठीक है, लिखो। टू काउंटर सिचुएशन, गवर्नमेंट started printing currency and value of mark वहाँ की करेंसी था ना, इट वॉज डाउन टू अर्थ एंड वैल्यू ऑफ मार्क वॉज डाउन टू अर्थ, बहुत जीरो हो गई। आगे देखिए, वहां के लोगों को रहने के लिए सड़कों पे खड़े हैं कि कोई काम दे दे। ये आपकी बुक का चित्र है, देखो सब कहाँ खड़े हैं? घर, नाइट शेल्टर के लिए, कि रात को छत मिल जाए सोने के लिए, इसलिए। काम तो छोड़ो, दे आर स्टैंडिंग। और जिनको नाइट शेल्टर नहीं मिलता था, काम नहीं मिलता था, उनकी भी हालत तो देख लो। ये देखो, इसके पैसे देने पड़ते थे, रस्सी पे सर रख के सोने के। एक रस्सी बांध देता था कोई, कहता बैठ जाओ, चलो हमको 10-10 मार दो इस पे, ये हालत। देखिए क्या लिखा है कि स्लीपिंग ऑन द लाइन, ये वहां की स्थिति होगी। ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, अब आ गया डिप्रेशन। अब ये बात सोचो, ये सब देखते हुए 23 मैंने बोला ये कैसी हालत हो गई इनकी। इट वाज ए केस ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन। 23 यहाँ पे देखो, 23 में बोलो यूएस ने क्या किया? 1923 में ये सारी स्थिति हो गई, गोल्ड खत्म हो गया। यूएसए ने मदद की और 30 तक उसने अपने हाथ खींच लिए। बोला हमारे यही सब लोग बैंक लूट गए, हम तुमको कहाँ से दें? तुमको अभी बताया कि नहीं? 30 तक उनके यहाँ जो उनकी वॉल स्ट्रीट थी, जैसे अपने यहाँ शेयर मार्केट है, वैसे उनके यहाँ वॉल स्ट्रीट जगह का नाम है वॉशिंगटन में, शेयर मार्केट। अपने यहाँ कहाँ, कौन सी शेयर मार्केट है? कौन सी स्ट्रीट? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, BSE है। वैसे वहाँ पर कौन सी है? वॉल स्ट्रीट। उसके शेयर धड़ाम से सबके, लोगों के तो कईयों के हार्ट अटैक वहीं पे हो गए। किसी का पैसा जो अर्श से फर्श पे आ जाए तो उसका हाल क्या होगा? तो समझ में आई बात? इट वाज अ हाइपर इन्फ्लेशन। ये कैसा केस है? अगर तुम्हें देखना है अभी भी हाइपर इन्फ्लेशन, तो तुम वेनेजुएला में जा सकते हो, इसका मजा देख सकते हो। तुमको कुछ नहीं करना है। वेनेजुएला में इंडियन करेंसी की इतनी वैल्यू है कि तुम 500 रुपये लेके जाओ, उसी में खूब मजा हो जाए। और वहाँ की करेंसी की वैल्यू 500 रुपये में तुम्हें लगेगा तुम राजा हो। उनकी अपनी करेंसी की वैल्यू नहीं, डॉलर की वैल्यू है। समझ में आया? अब जरा देखो, वैल्यू वाज डाउन टू अर्थ
इट वॉज कॉल्ड, इसे क्या कहा गया? हाइपर इन्फ्लेशन। इसे हाइपर इन्फ्लेशन। उनकी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं, लेकिन उसी समय जर्मन में कोई $1 लेके चला जाता तो पता चला डाकू लूट लेते उसे एकदम। नाउ यूएसए सपोर्टेड जर्मनी। यूएसए ने क्या किया? जर्मनी को सपोर्ट किया एंड हैज गिवन ए बेल आउट पैकेज। तुमको ये बात मालूम है कि नाटो में 39 कंट्रीज हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें एक अमेरिका भी है। और सुनो इस बात को, नाटो किसका ऑर्गेनाइजेशन है? सारे यूरोपियन कंट्रीज का। फिर से समझ लो, नाटो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ क्रिश्चियंस का है। गलती से एक देश टर्की आ गया है, उसको भी लोग निकालने के चक्कर में, ये मुस्लिम कंट्री है और ये इनकी नहीं सुनता, बार बार किसी न किसी वीटो लगा देता है अपनी तरफ से। तो लेकिन इन सब का हेड कौन है बोलो? क्यों हेड है यूएसए? जब इसने इसको बेल आउट पैकेज दिया उस समय उसके भंडार भरे हुए थे। उसने बोला और यूरोप में कौन कौन भिखमंगा है, सब आगे बोले हमारे यहाँ भी हालत खराब। उसने बोला हम देंगे, उसने सबको बेल आउट दिया और तब से आज तक सब गुलाम है, यूएसए के चरणों पे गिरते हैं। कोई भी, चाहे ब्रिटेन हो या कुछ भी, सब जगह किसकी पॉलिसी चलती है? यूएसए की। किसकी मर्जी की सरकार बनती है? अमेरिका की मर्जी का। जितने भी कंट्रीज हैं, नाम अलग अलग हैं, लेकिन सब को किसने बाहर निकाला? यूएसए। 23 से ही सब उसके वो तो बात समझ आ गई। तो सपोर्टेड जर्मनी एंड हैज गिवन ए बेल आउट पैकेज। बेल आउट पैकेज का मतलब समझती हो? उसको बेल आउट, बाहर जैसे पायलट बेल आउट होता है, अगर जहाज में आग लग जाती है तो कहते हैं पायलट बाहर निकल गया, जान बचा ली, उस चीज को कहते हैं बेल आउट। ऐसा पैकेज एंड गिवन बेल आउट पैकेज। बट ड्यू टू ग्रेट रिप्रेशन, महामंदी कहां पर आ गई बताइए? इन यूएसए इन 1930 देयर वाज, पढ़ो तुम्हारी बुक में लिखा है सब बात, कि वॉल स्ट्रीट में एक बहुत बड़ा डिप्रेशन आ गया। अल्टीमेटली ये दिखाया गया द ईयर ऑफ डिप्रेशन। ये देखो, एक ये भी वर्ड तुमको बता दें, इसको क्या लिखा गया बुक में? लिखा गया दैट इज प्रोलेटेरियनाइजेशन। प्रोलेटेरियनाइजेशन का क्या मतलब है? इस सेंटेंस को पढ़ो। इसका मतलब है कि ऐसी स्थिति जब तुम्हारे यहाँ के अरबपति और खरबपतियों में ये डर पैदा हो जाए कि शाम का खाना मिलेगा या नहीं। वो अरबपति खरब जो यूनिकॉर्न है 100 करोड़ से ऊपर वाले, उनके अंदर ये डर पैदा हो जाए, पता नहीं हमें भी शाम को साफा बांध के मजदूरी न करना पड़े, वो स्थिति है। तो दैट वाज द कंडीशन। और इसके बाद तो जर्मनी ने बहुत मजे किए। कब से कब तक से करो? दैट इज 24 से 28 तक। सर अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे तो कौन किसके घर पे मतलब काम करेगा? सब स्थिति बहुत बेकार है, बस डॉलर की कीमत है तो उसकी वजह से बाहर से खाना आ जाएगा। तुम्हारे पास डॉलर है तो बाहर से दूसरे देशों से तुम कुछ खरीद लोगे। डॉलर, सरकार डॉलर ही एक्सेप्ट कर रही है तो कुछ नहीं है, तो ऐसे में सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। बहुत पैसे भी कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिसके पास डॉलर है वो कुछ दिन सर्वाइव कर लेगा, क्योंकि डॉलर दूसरे देशों में चलता है, वहाँ से तुम मंगा सकते हो। गवर्नमेंट भी डॉलर ले रही, तुम्हारे पैसे जमा ही नहीं कर रहे हैं बैंक में, तो स्थिति बड़ी खराब है। तो इसलिए क्या हुआ बताइए? जर्मनी ने कब से कब तक मजे किए? 24 से 28 तक तो इसने खूब मजे किए, क्योंकि उसको वहाँ बेल आउट पैकेज है। उसके बाद वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज में क्या हुआ? महामंदी आ गई, और जब वहाँ की स्टॉक मार्केट डाउन हो गई तो क्या हुआ होगा? ठीक है, 13 मिलियन शेयर्स, क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? इतने शेयर तो एक दिन में ही लोगों ने बेच दिए। अभी तुमको बताया कि स्नेहा ने इसकी कंपनी से निकाल दिया सारा पैसा। क्या हुआ? मान्या इसके, इसने सारे लोगों को जय माता दी बोली। इतना ही रखिए।